अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन आज जुम्मे का रोज़ तो हम बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में चल रही होती हैं। वीकेंड कैसा होगा। कल मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखी और वीडियो में बात हो रही थी अपने ऊपर एतमाद और ख़ुशी के हवाले से। आपको पता है कि दुनिया भर में वो एक्सपर्ट्स जो खुशी के ऊपर रिसर्च करते हैं, उनका मानना ये है कि जो लोग अपनी ग्रेटिफिकेशन को, अपनी खुशी को डिले करते हैं, यानी किसी गोल से उसका तयन कर देते हैं कि जी जब मैं मैट्रिक कर लूँगा या जब मेरे पास बहुत ज़्यादा दौलत आ जाएगी या फ़लानी गाड़ी आ जाएगी या मेरी शादी हो जाएगी तो उसके बाद मैं खुश होऊंगा, वो अपनी खुशी को ना सिर्फ डिले कर रहे हैं बल्कि वो अपने आप को दे आर ऑलवेज होल्डिंग देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम दी हैप्पीनेस। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका जो इस वक्त हाल है, चाहे आपके साथ कुछ भी हो रहा हो, उसमें कहीं ना कहीं अपने लिए कोई कंफर्ट, कोई रिलीफ आप ज़रूर ढूंढें। किसी ने एक बहुत अच्छी मिसाल ये भी दी थी कि एक इंसान उस वक्त तक अपने पुराने जूतों को देखकर, फटे पुराने जूतों को देखकर रोता रहता है जब तक उसकी नज़र उस शख्स पे नहीं पड़ती जिसके पैर या टांगे ही नहीं होती। सो लुक एट थिंग्स दैट यू हैव, बी ग्रेटफुल फॉर देम, और अपनी सोल को नर्चर करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी हवाले से हमने सोचा कि आज जब हम बात करेंगे, आपको बताते चलें कि आज 10 बजे हमारे साथ फिल्म शेर दिल की कास्ट भी मौजूद होगी। तो लफ्ज़ शेर दिल भी मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था। मैंने कहा क्यों हम हमेशा कहते हैं कि एक इंसान बड़ा बहादुर है तो उसको तशबीह दी जाती है शेर दिल होने से। ऐसा क्या है शेर के दिल में जो हमारे लिए हमसे मुख्तलिफ है। आपको बताते चलें कि जब हम करेज की बात करते हैं, ये जो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है करेज, जिसका मतलब दिलेरी या बहादुरी होता है, इसका जो कोर है वो असल में यानी लैटिन में दिल को कोर कहा जाता है। और जो करेज होती है, जो हम अक्सर समझते हैं कि शायद हमारी ताकत से आती है, हमारी लॉजिक या हमारी जहानत से आती है, असल बहादुरी आपके दिल से आती है। यानी जब आपका दिल इतना मजबूत हो कि ये नहीं कि उसमें खौफ नहीं होता, लेकिन हर खौफ के पार जाने की हिम्मत होती है। आपकी ज़िंदगी में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपके मुताबिक ना हो, आपके प्लान्स के मुताबिक ना हो, लेकिन अपने आप को इकट्ठा करना, गुस्सा ज़रूर आता है, ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आए, बल्कि मैं पर्सनली आपको बताऊं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है जब चीज़ें मेरे प्लान के मुताबिक नहीं होती। लेकिन फिर इंसान को ये अपने आप को रिमाइंड करना पड़ता है कि नो मैटर व्हाट द सिचुएशन माइट बी, मैं अपने आप को इस काबिल बना सकती हूँ कि इस सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। खैर जनाब, ये तो थी शेर दिल की बात। शेर दिल के हवाले से बात मज़ीद जारी रहेगी। अभी पहले आपको ये भी दिखाते हैं कि देयर इज़ हमें हिदायत के लिए और इसी तरह के मैसेजेस की ज़िंदगी में जब हम थक जाएँ, जब हम उदास हो जाएँ, तो इंस्पिरेशन देने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारे वाक़यात बयान किए हैं कुरान हकीम में। और आपको ये भी बताते चलें कि अक्सर लोग इसको जब गेज करने की कोशिश करते हैं तो उसकी हिस्टोरिक वैल्यू में चले जाते हैं। क़ससुल अंबिया का जिक्र जब किया जाता है तो बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो उसकी टाइमलाइन लगाने लगे कि भाई ये कौन सी सदी का वाक़या है, किस वक्त ये वाक़या हुआ। लेकिन अगर आप कुरान हकीम की इस एरिया पे फोकस करें कि आपको जितनी कहानियाँ, कितनी तशबीहात, कितने वाक़यात बताए गए हैं, उनका असल मफ़हूम कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखना नहीं था, बल्कि उसमें से आपको कोई ऐसी तफ़हीम की बात बताना जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, यानी एक ऐसा ज़िक्र जिसमें आपके लिए कोई सबक मौजूद हो। इन्हीं असबाब को एक तरफ एक जगह इकट्ठा करने के लिए और उसको एक विजुअल शक्ल देने के लिए दुबई में एक कुरान पाक का इनेकाद किया जा रहा है। और ये एक ऐसा पाक होगा कि कुरान हकीम में जो मुख्तलिफ़ तशबीहात मौजूद हैं, जिस जगह अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है कि इसका ज़रा फोकस, ज़रा इंसान इस पर गौर व फिक्र करे, इस पर रिफ़्लेक्ट करे। यानी मिसाल के तौर पे एक मकड़ी का जिक्र है या एक मक्खी का जिक्र है, किसी ख़ास पहाड़, चाँद, सूरज, सितारे जो अपनी अपनी दायरे में हरकत कर रहे हैं। ना चाँद सूरज से आगे जा सकता है, ना दिन रात से पहले आ सकती है। तो जो रिदम अल्लाह ताला ने बनाया है, जिसको हम अक्सर साइंस के ज़रिए भी प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उसको एक तरह से बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी ये बड़ी इम्पॉर्टेंट सबक आमोज़ जगह, एक ऐसा म्यूज़ियम, एक ऐसा थीम पार्क जहाँ पे कुरान से रिलेटेड एरियाज़ को, कुरान से रिलेटेड किस्सों को एक तरह से उजागर किया जाएगा, उसको एक फ़िज़िकल शक्ल दी जाएगी। सो दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। अच्छा जी, इसके अलावा आपको बताते चलें कि हम जिक्र कर रहे थे मैट्रिक के इम्तहानों का। अक्सर ऐसा भी होता है कि इन इम्तहानात की हम कड़ी से कड़ी तैयारी करते, लेकिन
लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ पे मौजूद थे सईद साहब जो कि चेयरमैन है मैट्रिक बोर्ड के, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा देखें हर साल सिर्फ कराची में 3.5 लाख बच्चा मैट्रिक के पेपर्स के लिए अपीयर करता है और उनके लिए जो सहूलतें हैं, जो उनके सेंटर्स बनाना है, कभी कभी हमारे इंतज़ामात नाकाफ़ी होते हैं। हमारे सामने एक वीडियो आई है, दिस इज़ बाय आलिया मलिक। आलिया ने ये वीडियो में एक तरह से थोड़ी सी कंप्लेन की है, जो सिचुएशन थी वो आपके सामने। आइए पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं। उन्होंने पूरी इसकी नरेशन करने की भी कोशिश की है कि देखिए ये टेंट में इतनी गर्मी, जहाँ हम हीट वेव की बात कर रहे हैं, कराची में 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और ना पंखा है ना दरो दीवार हैं, एक ओपन टेंट में बच्चे मजबूर हैं पे लिए। तो आइए पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाती हूँ, फिर हम कोशिश करेंगे कि सईद साहब से बात करें और उनसे पूछें कि ये इंतजामात नाकाफ़ी क्यों हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द वीडियो। एक तो इतनी धूप, ऊपर से पेपर और ये इतनी लंबी लाइन लगा के रोल नंबर ही नहीं मिल रहा। बच्चों को जाने दें। आपकी बच्ची गई भी अंदर, रोल नंबर ही नहीं मिल रहा, अंदर कैसे जाएंगे हम लोग? तो ये बाकी हो जा रहे हैं, बेवकूफ हैं। बोलना आता है बस। बोलने की बात क्या है, कल भी तो गए थे ना हम लोग, बैठे थे जहाँ बैठे थे, आज भी वहीं पर ही बिठाना था। वहाँ पर बैठे थे, में बैठे थे, आखिरी में बैठी थी जी। वो वीडियो वायरल आपने की थी? जी मैंने की थी। बैठिए। जी जनाब, ये देखिए कि कल वाली जो वीडियो थी उस पर आज भी बेचारी को पेनलाइज किया जा रहा है। कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि जी इम्तिहान के जो क्लासरूम है या जहाँ पे आप पेपर दे रहे होते हैं वहाँ तो मोबाइल फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि थोड़े से इसमें रद्दोबदल की गई है। आपका पेपर शुरू होने से पहले आपको मोबाइल फ़ोन रख देना चाहिए, लेकिन आई थिंक कि इसी को कहते हैं सिटीज़न जर्नलिज़म। जब लोगों की ये कोशिश होती है कि उनकी जो आप बीती है, अगर उनके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, इंतज़ामात ना काफ़ी हैं, तो उनको एटलीस्ट मंजर आम पे लाया जाए। तो लोगों ने पहचान लिया जी, ये जो साहब थे जो मेरे ख्याल में इन्विजिलेशन टीम में थे या बोर्ड की तरफ से वहाँ पे मौजूद थे, ही रियलाइज कि इसी बच्ची ने कल वहाँ पे वीडियो बनाई थी, तो आज उसको मज़ीद जो दोबारा लाइन लगी हुई थी, रोल नंबर्स डिले पे मिल रहे हैं, आपका पेपर देने का वक्त लेट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि आलिया ने ये वीडियो बनाई है एंड शी वॉज़ वेरी वेरी करेजियस इन डूइंग दैट। अब जी हमारी कोशिश है सईद साहब से बात करने की, मुझे बताया जा रहा है वो लाइन पर मौजूद है, चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड जनाब सईदुद्दीन साहब। अच्छा, आलिया पहले मेरे साथ मौजूद है, आलिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया। हेलो। अच्छा जी, मुझे ये बताया जा रहा है थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, वो फ़ोन पे नहीं हमारे साथ बाकायदा मौजूद होंगी, अभी आ चुकी हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आलिया से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। प्राइवेट वाले लावारिस सारे के सारे, अच्छा खासा। जी जनाब, हम अभी आपको दिखाते हैं। ये जो ऑडियो आपने सुनी थी वो थोड़ा सा हमारा टेक्निकल ग्लिच था। आपको मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बताया कि आलिया मलिक जो कि प्राइवेट स्टूडेंट हैं, मैट्रिक के इम्तहानात दे रही थी, पहले दिन उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना था। और जिस तरह के नौजवानों को हम हमेशा यही कहते हैं कि कुछ गलत देखो तो उसके ख़िलाफ़ खड़े हो, यानी अगर हमने सिस्टम में बेहतरी लानी है तो हमें ये खुद ही करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने इनकी ये वीडियो वायरल होते हुए सोशल मीडिया पर देखी होगी। लेट्स टेक अ लुक एट इट कि पहले दिन एज अ प्राइवेट स्टूडेंट मैट्रिक का इम्तिहानात देते हुए इनको किन तकालीफ का, किन प्रॉब्लम्स का सामना था। वारिस सारे के सारे, अच्छा खासा में पड़ा था, यहाँ लाके बिठा दिया गर्मी में, टेंट के अंदर इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पर। और अभी तक पेपर भी शुरू नहीं किया, 2:30 बजे की टाइमिंग थी। अल्लाह पूछे इन लोगों से। 2:30 बजे की टाइमिंग थी, 3 बजे पेपर शुरू हुआ। शदीद गर्मी के हाल में, जब हम कह रहे हैं कि हीट वेव कराची में आई हुई है, ये बच्चे इन हालात में पेपर दे रहे थे। और उसके बाद जो पहले मैंने आपको वीडियो दिखाई, उसके बाद तब्दीली आई। इस वीडियो के वायरल होने के बाद आलिया की सुनवाई हुई और इन तमाम बच्चों को अंदर क्लासरूम में शिफ्ट किया गया। आज हमारे साथ आलिया मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया, आई एम सो सॉरी टू सी कि आपको इतनी मुश्किल से गुजरना पड़ा। आप लोगों का जो बेसिक राइट है कि आपको एक ऐसा इन्विजिलेशन रूम जहाँ आप आराम से पेपर दे सकें, वो क्यों आती हैं? आपको लगता है कि सेंटर्स नाकाफ़ी हैं, वहाँ पे लोग तैयार नहीं थे, जो स्टाफ था वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा था? मेन इशू आपने क्या फेस किया?
मेन इशू यही था कि वहाँ का जो स्टाफ था वो हम लोगों के साथ नहीं थे। अगर वो चाहते तो हमारे को आराम से अंदर बिठा सकते थे, लेकिन वो कोई सुन ही नहीं रहा था हमारी। वहाँ पर ना सब लोग ही वहाँ पर हाइपर हो रहे थे, जितनी भी लड़कियों के साथ उनकी मदर थी वो सब बोल रही थी, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा था। बल्कि हमें एक जो आंटी थी उन्होंने ये वर्ड कहे थे जो मैंने फिर वीडियो में कहे। वो कह रही थी कि हम लोग क्या लावारिस है, इस तरह से प्राइवेट वालों के साथ, गरीब आवाम के साथ ही होता है ये सब। सही, आप प्राइवेट पेपर दे रहे थे, आप किसी स्कूल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। ये मैट्रिक बोर्ड की जिम्मेदारी होती है कि प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी एक इन्विजिलेशन रूम, यानी आप हमेशा, हमारे यहाँ बड़े बड़े बुलंद-बांग दावे किए जाते हैं कि पढ़ाई को आम कीजिए, पढ़ाई को आसान बनाइए। वो बच्चे जो पढ़ाई के हुसूल के लिए मेहनत कर रहे हैं उनका हक है कि उनके साथ इन्विजिलेशन और उनका जो अमला है वो कोऑपरेट करे। आलिया, वहाँ पे जब मैंने देखा कि तुमने ये पहले दिन वीडियो बनाई थी, फिर कल की वीडियो दोबारा वायरल हुई जब आपको दोबारा मुश्किलात का सामना था अंदर जाने में। पेपर क्यों लेट शुरू होता है? पेपर लेट फर्स्ट डे इसलिए पेपर शुरू हुआ था, किसी भी बच्चे को रोल नंबर नहीं मिल रहा था और बैठने के लिए जगह नहीं थी। वहाँ पर सारी लड़कियाँ, पेरेंट्स वगैरह सब खड़े हुए थे, ऐसा लग रहा नहीं था कि पेपर शुरू होगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आमतौर पे जब आपका सेंटर अनाउंस होता है और आपके पास सारे कवायफ आ जाते हैं, आपको कहा जाता है कि एक दिन पहले जाके सेंटर को देख लें। आप लोगों को ये सहूलत दी जाती है? एक दिन पहले तुम गई थी, सेंटर देखा था पहले? एक दिन पहले मेरी दोस्त बता रही थी कि उन्होंने जो है ना उस्मान पब्लिक स्कूल में पढ़ा था, हमारा लाल किला में नहीं पढ़ा था, उस्मान पब्लिक में था। लेकिन जब पेपर देने गए तो वहाँ पर लिखा हुआ था आप लोगों का चेंज हो गया उसी दिन, और हम फिर टाइमिंग भी और लेट हो गई। वहाँ से फिर हम लोग लाल किला गए, बिल्कुल उसी टाइम पर पता चला, पहले नहीं बताया था। ठीक है, और अंदर जाने के बाद ये जब तुमने वीडियो बनाई और मैं दूसरी वीडियो देख रही थी, बाकायदा लोगों ने तुमसे पूछा कि तुमने वीडियो बनाई है? सर थे वहाँ के, प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि वीडियो तुमने बनाई थी? मैंने बोला हाँ। बोले अब तुम्हारे पेपर सारे कैंसिल करवा दूंगा, तुमने वीडियो बनाई कैसे? मैंने बोला मैंने बनाई है और मैं बनाऊंगी ऐसी वीडियो। यहाँ पर लड़कियों को इतनी परेशानी है, इतनी लंबी लाइन लगा के जा रही है, जिस तरह हम लोग 1 अप्रैल को गए थे वैसे अभी भी जाना चाहिए था। बोले अच्छा तुम ही हो ना वो जो लास्ट में बैठी थी, तुमने वीडियो वायरल की? मैंने बोला हाँ मैंने की और मैं करूंगी। अच्छा, तो उसके बाद आपके साथ कोई उन्होंने बहुत अलग सलूक तो नहीं किया? तुम्हें बहुत ज्यादा डरा दिया था, मेरे हाथ भी कांप रहे थे, हाथ पे ठंडे हो गए थे। वो जिस तरीके से कर रहे थे, मेरी दोस्तों से सबसे मुझे अलग कर दिया। अलग जाके मुझे बिठा दिया और मेरा एडमिट कार्ड ले रहे, मुझसे रोल नंबर पूछ रहे, उसकी पिके ले रहे, फोटो कॉपी करा के अब तुम्हारा एडमिट कार्ड भी ले लिया, फोटो कॉपी भी करवा ली, रोल नंबर भी ले लिया, अब तुम्हारे पेपर कैंसिल हो जाएंगे। टीचर्स मैम वहाँ के आके बोली तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुमने वीडियो वायरल क्यों करी? मैंने बोला इतने सारे मेंटल टॉर्चर और ये जो इतने मुराहिल के बाद जब तुम एक्चुअली पेपर देने बैठी थी तो कुछ याद आ रहा था? पेपर कैसा हुआ? कुछ भी याद नहीं आ रहा था। जब इतनी सारी टेंशन है, मैं तो यही सोच रही थी कि अब शायद मेरे पेपर सारे कैंसिल हो जाएंगे, फिर घर वाले भी मुझे डांटेंगे तुम्हें क्या जरूरत थी बनाने की। मैंने सिर्फ अपनी एक आवाम के लिए जिसे ये सब किया। इतनी सारी लड़कियां परेशान थी देखकर, इसलिए हाइपर हो गई। अच्छा, बाकी लड़कियों का क्या रिएक्शन था? तुमने तो खैर वीडियो बनाई, बाकी लड़कियां जब ये फेस कर रही थी तो उनको गुस्सा आ रहा था, कुछ बोल रही थी, कुछ हो रहा था, सब गुस्सा कर रही थी, लेकिन सर उल्टा हम लोगों को बोल रहे थे, बोले तो बाकी सब जो जा रहे हैं ये सब बेवकूफ है, और डांट रहे थे हम लोगों को। ये जुमला तो मैंने भी सुना था। तो आप देख सकते हैं कि द काइंड ऑफ मेंटल टॉर्चर अ स्टूडेंट्स आर पुट थ्रू। आलिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। और हम इसको सिर्फ रेंडर सपोर्ट करना चाहते हैं। हमारी कोशिश थी कि नॉलेज तक एटलीस्ट ये बात आए, इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे उठाया जाए। वायरल तो आप देखते ही हैं, अक्सर लोग इस बात को क्वेश्चन करते हैं कि जी शायद किसी ने फेक वीडियो बना दी। आलिया हमारे सामने बैठी हैं, ये इनकी आप बीती है। दिस इज़ व्हाट वी वांटेड टू एम्फसाइज एंड द मैट्रिक बोर्ड रियली नीड्स टू स्टेप अप इट्स गेम। अगर इस वक्त कोई तालीम के इदारे से कोई सेक्रेटरी, कोई एजुकेशन मिनिस्ट्री ये प्रोग्राम अगर देख रही है तो प्लीज़ यू नीड टू टेक नोटिस ऑफ दिस। जब हम 18वीं तरमीम के बका की बात करते हैं कि नहीं जी ये अब सब्जेक्ट सब प्रोविंशियल हो चुके हैं, अगर इनको छेड़ा गया, 1 यूनिट की बात की तो लात मार के हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। इन बच्चों का क्या, इनका जो हक है, जो नौजवानों के लिए एक्चुअली आपने चीज़ें और सहूलतें प्रोवाइड करनी है, दैट इज़ वेयर द बिग क्वेश्चन मार्क इज़। अभी बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, और ये जो कल की बयानात आए हैं हमारे सामने, घड़ी खुदा बख्श है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान।
एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और कल क्योंकि 4 अप्रैल थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की 40वीं बरसी थी, तो हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने घड़ी खुदा बख्श का रुख किया और वहाँ पे हमने एक पावर शो उनकी तरफ से देखा। लेकिन जो ज़्यादा मेरे ख्याल में तशवीश की बात थी, ये तो मुतवक्के था कि इस मौके पर वो ज़रूर एक जलसा करेंगे, लेकिन जो जलसे में बयानात दिए गए उसकी शायद लोगों को तवक्को नहीं थी। बहुत ही ज़्यादा बुलंद बांग दावे थे, बहुत ही अग्रेशन नजर आया। खुसूसन बिलावल भुट्टो जरदारी की कुछ बातें मंजर आम पे आई हैं, जिस पे जिस तरह उन्होंने, जिस लहजे में उन्होंने बात की, जो उनके अल्फाज का इंतखाब था, लोग इस वक्त सोचने पे मजबूर हैं कि पीपल्स पार्टी का अगला स्टेप क्या होगा, इनका लाए अमल क्या होगा। पहले आपको ज़रा इस जलसे में की जाने वाली कुछ बातें, कुछ स्टेटमेंट सुनवाते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी और जरदारी साहब की। उसके बाद हमारे साथ चौधरी मंजूर साहब मौजूद होंगे, जिनसे हम इस बारे में बात करें। अब वो वक्त आ गया है दोस्तों कि हम कूच करें और इस्लामाबाद पे चलें और इनको उतारें, वहाँ से निकालें। ये इसलिए नहीं मैं करना चाहता कि मुझे हुकूमतों करने का शौक है, उसको रहने दिया तो ये पाकिस्तान को वैसे ही 100 साल पीछे ले जाएगा। हर चीज डबल महंगी हो गई है, इस तरह मेरा गरीब जी नहीं सकता। अब तैयार हो जाओ कि वक्त आया है इनको घर भेजने का। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे मैं जेल में हूँ या मैं बाहर हूँ, इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकाल के रहेगी। अब इनको हम टाइम नहीं दे सकते। हम इस मुल्क को वापस 1 यूनिट नहीं होने देंगे। तुम कोशिश करके दिखा लो, हम तुम्हारे सामने दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे। मैं आज तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम्हें तरमीर खत्म करने की कोशिश करो, 1 यूनिट लागू करने की कोशिश करो, मैं एक लात मारकर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। जी जनाब, आपने देखा कि जरदारी साहब के दिल में गरीबों का बहुत दर्द जाग रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इस हुकूमत को चलने दिया गया तो ये शायद पाकिस्तान को 100 साल पीछे ले जाएगी। लेकिन उनके सामने जो गरीब आवाम उनके इस जलसे में आए हुए थे, उनकी हालत ज़ार पे इनको ज़रा रहम नहीं आया। पिछले 10 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सूबे में हुकूमत कर रही है, 18वीं तरमीम के लिए सीसा पिलाई दीवार बनने का दावा कर रही है। लेकिन जो हालात हैं वो आपके सामने, आज प्रोग्राम की शुरुआत में ही 18वीं तरमीम के बाद जो सूबाई सब्जेक्ट बन गया है एजुकेशन, का हाल हमने आपको दिखाया पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में, जहां पे प्राइवेट इम्तिहानात देने वाली बच्चियों को किस कदम की मुश्किलात का सामना है। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं इनके बयान की तरफ। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कल से ही मेरे ख्याल में तमाम के तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडर्स हैं वो कटहरे में खड़े हैं और जवाब दे रहे हैं कि जी ये जो बातें की गई हैं उसका अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। ज़रा सा सिर्फ लाए अमल पे बात कर लेते हैं। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। ये जो लात मार के हुकूमत को गिराने की बात हो रही है और इस्लामाबाद कूच करने की बात हो रही है, सड़कों पर लेट जाने की बात हो रही है, ज़रा इसमें वाज़े कर दीजिएगा कि ये पार्लियामेंट में ये तहरीक चलाई जाएगी या अब आप सड़कों पर निकलने का सोच रहे हैं? क्या सोचा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? सीधा देखिए, पहले एक चीज को समझना पड़ेगा कि 18वीं तरमीम है क्या। 18वीं तरमीम ने वापस सूबों को ये जोड़ा था वापस। मतलब क्या है कि आपने उनको फर्स्ट राइट दिया है, सूबों को पहला हक दिया है, 50% उनके जो रिसोर्सेज हैं वो उनको उनका हक दिया है। बाकी चीजें भी बहुत सारी हैं 103 तरामी में। अगर आप छेड़ते हैं, हालत क्या थी 18वीं तरमीम से पहले? बलूचिस्तान जो आपसे अलहदगी के नारे लगा रहा था, गिलगित बल्तिस्तान की क्या हालत थी, इवन सिंध और इवन KPK के अंदर क्या सूरत हाल थी। सो उसको वापस 18वीं तरमीम के जरिए अगर जोड़ा गया है तो इससे पहले आपने नहीं देखा, आपने क्या सबक सीखा है बंगाल के अंदर? लेकिन चौधरी साहब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आप अगर ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम ने सूबों को जोड़ा है, अब 18वीं तरमीम को पास हुए भी 10 साल गुजर चुके हैं। इन 10 सालों में कैपेसिटी, एफिशिएंसी, जो सब्जेक्ट सूबाई बने हैं उसमें क्या बेहतरी आई? लेकिन अब मैं जरा आपके मुखालफिन की तरफ आ जाती हूँ। उनका कहना है कि पहले तो जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्रेन मार्च का ऐलान किया था, इसको अब्बू बचाओ ट्रेन मार्च कहा जा रहा था और ये काफ़ी हद तक नाकाम रही है। तो लोगों का, आपके मुखालफिन का ये मानना है कि अब एहतसाब के अमल से बचने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को गिराने की धमकियां दे रही है। आप क्या कहेंगे? पहले तो ये बात है कि जो पूछना ये है कि कितने सियासी अब्बू तब्दील किए हैं ये जो बयानात दे रहे हैं, उनसे मुझे पूछना है। हाँ जी। तो वो अपना तो जरा बताएं। दूसरी बात ये है कि अगर कोई अपने वालिद का नाम लेने से घबराता है तो वो उसका मसला होगा।
अगर प्राइम मिनिस्टर साहब अपने वालिद साहब का नाम नहीं लेते किसी जगह पे पब्लिकली या उनको शर्म आती है तो वो उनका मसला होगा। बाकी लोग तो अपने वालिद का नाम लेते हैं और वो दुख सुख के भी साझे होते हैं, लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमने पहले भी केसेस लड़े हैं, अब भी लड़ेंगे। हम अदालतों से नहीं लड़ते, अदालतों के अंदर केसेस लड़ते हैं। सो हमारा वो इशू आप उसको सेपरेट रहने दीजिए। हम समझ रहे हैं कि हमारा बाजू क्यों मरोड़ा जा रहा है, या अगर हम NFC अवार्ड पे और 18वीं तरमीम पे मान जाए तो कोई इशू नहीं बाकी लोगों के साथ, लेकिन हमारा वो इशू अलहदा है, वो हम लड़ेंगे। हमारे लिए ना जेलें नहीं है, ना कैदे नए, ना कोड़े नए, ना फांसियां नहीं, हमें कोई उससे घबराहट नहीं है। लेकिन ये जो इश्यूज हैं जिनके साथ मुल्क के साथ खेला जाता है, मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेला जाता है, सूबों के अंदर मुनाफरत पैदा की जाती है। जब ये छोड़ के गया था जनाब मुशर्रफ, क्या हालत थी, एक फ्रैक्चर्ड फेडरेशन थी। हमने वापस उसको एक बड़ी मुश्किल के साथ इस तरमीम को पास करवाया जो रोज रोज नहीं हो सकती। अगर आप छेड़ेंगे तो आप एक ऐसा पिंडोरा बॉक्स लेकिन आपने जिस दुख सुख का जिक्र किया कि जी अपने वाले साहब के साथ खड़े हैं, तो इसका मतलब है एहतसाब का दुख तो है, यानी अकाउंटेबिलिटी का दुख अपनी जगह पर। जरदारी साहब ने भी अपनी गिरफ्तारी का हवाला दिया, उन्होंने कहा कि जी मैं जेल के अंदर रहूं या बाहर रहूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब हुकूमत को गिरा के रहेगी। ये एक ऐसी जमात कह रही है जिसने हमेशा जमहूरियत की हामी रही है और जमहूरी हुकूमत की मुद्दत को पूरा होने की हमेशा से उसने बैक किया, और अपनी तरफ से ये मुफाहमत आपने उस वक्त भी दिखाई थी जब आपने कहा था कि इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े हैं लेकिन हम जमहूरियत का तसलसल टूटने नहीं देंगे। आज आपको 9 महीने में ही इस हुकूमत की कारकर्दगी बुरी लग रही है और उसको गिराने की बातें की जा रही हैं। इसका कुछ एक थोड़ा सा ये इलाबरेट जरूर कीजिएगा कि क्या जरदारी साहब को ये खदशा है कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा? सिदरा देखें, जरदारी साहब ने कोई पहली बार जेल जाना है, जिससे जेल से डर लगता है उनको, वो पहले भी 11 साल आप लोगों ने उनको जेल में रखा। अच्छा, कौन सी चीज थी जो साबित हुई? सारे केसेस हवा में चले गए। हाँ जी, अब दोबारा ले जाएंगे तो वो तो उन्होंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं क्या मियाँ नवाज शरीफ का जब तक उनको सजा नहीं हुई नैब ने उनको गिरफ्तार किया? नहीं किया। ये बाबर अवान साहब का केस चल रहा है, फर्द जुर्म आयद होगी, उनको किसी ने गिरफ्तार किए? हाँ। तो ये अगर आप सिर्फ गिरफ्तारी का शौक पूरा करना चाहते हैं तो कर लें, सही, उसमें कौन सा अमर माने। सर अगर शौक की बात की जाए तो लोग कह रहे हैं कि अगर आपने भी सिर्फ प्रोटेस्ट का शौक पूरा करना है तो, लेकिन इस वक्त कोई हमें बराह रास्त लाएअमल नहीं नजर आ रहा। जो तनबीहात यहाँ पे की गई हैं, जिस तरह की वार्निंग दी गई है, हुकूमत को गिराने के दावे किए गए हैं। बहरहाल जी बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होने का। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद वापस आएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक बहुत ही कंपैशनेट सेगमेंट के साथ। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आज इन फोकस। देखते हैं कि जी आज की टॉप स्टोरीज क्या हैं और उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स फाइंड आउट द टॉप स्टोरीज। हुकूमत से ना मीशत चल सकती है और ना ही मुल्क। कोई उनको ये समझाए कि मईशत चंदा से नहीं, सियासत गाली से नहीं, हुकूमत चाबी से नहीं और मुल्क जादू से नहीं चलता। मुल्क में 1 यूनिट कायम करने की कोशिश की गई तो लात मारकर हुकूमत गिरा देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी तीर चला दिए, कहा कठपुतली वजीर आजम की सिंध को कोई जरूरत नहीं। अब वो वक्त आ गया है दोस्तों कि हम कूच करें और इस्लामाबाद पे चलें और इनको उतारें, वहाँ से निकालें। उसको रहने दिया तो ये पाकिस्तान को वैसे ही 100 साल पीछे ले जाएगा। अब तैयार हो जाओ कि वक्त आया है इनको घर भेजने का। पीपल्स पार्टी का हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग। आसिफ जरदारी ने महाज खोल दिया। घड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब में हुकूमत गिराने की धमकी।
जी जनाब, ज़िंदगी के काफ़ी मुश्किल मराहल होते हैं और तब आपको ये सूफ़ी कलाम आपसे एक अलग ही तरह की गुफ्तगू करता है। तो क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं ग़ुलाम फ़रीद साबरी साहब की, उनके हवाले से भी हमारे पास एक रिपोर्ट है और ख़ुसूसन जो हमारा अगला सेगमेंट है उसके लिए ज़रा आपको अपने दिल को थामना पड़ेगा और हमारी उम्मीद यही है कि वो पैशन, वो कंपैशन जो हम इसको जब तरतीब दे रहे थे हमने महसूस किया वो आप भी महसूस कर सके। लेकिन इससे पहले आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कव्वाल ग़ुलाम फ़रीद साबरी साहब के हवाले से। जी जनाब, ये मशहूर ज़माना कव्वाली जो हम अक्सर सुनते हैं और इसकी मेरे ख़्याल में हर शख्स के लिए एक मुख्तलिफ मीनिंग होती है, लेकिन ख़ुसूसन यहाँ पे ज़िक्र करना चाहेंगे एक माँ के दिल का। जब भी एक माँ हाथ उठाती है दुआ के लिए तो अपने बच्चों के लिए ही दुआ करती है, चाहे वो बच्चे उससे करीब हों, दूर हों, उनकी भलाई सबसे उसकी अव्वलीन तरजीह होती है। और इसमें वो मेरे ख़्याल में ज़माने की बहुत सारी मुश्किलात को फ़ेस भी करती है और अल्लाह ताला ख़ास तौर पे उसमें ये हिम्मत और हौसला डाल देता है। अगर अल्लाह ताला की खुदाई में देखा जाए तो एक तरह से एक वालदा एक उसकी पार्टनर होती है इन दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। और इसी सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए हमने आपके लिए तरतीब दिया है हमारा सेगमेंट मेरी माँ मेरी जन्नत। अल्लाह ताला ने भी वालदा की इसी अजीम कुर्बानी, इसी अजीम जज्बे को एक खिराज तहसीन पेश करते हुए इंसान को ये तनबीह की है कि हर इंसान की जन्नत उसकी माँ के कदमों तले है। तो आइए सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे इस सेगमेंट से जिसका नाम है मेरी माँ मेरी जन्नत। जी, हमारा ये सेगमेंट, हमारी आज की गुफ्तगू हमेशा की तरह एक ट्रिब्यूट है तमाम ही मदर्स के लिए। चाहे आप उम्र के किसी भी हिस्से में हो, अगर आपको ज़रा सी भी तकलीफ़ होती है, एक ठोकर भी लगती है तो आपके मुंह से बेसाख्ता अपनी माँ को पुकारने का दिल चाहता है और यही वो जज्बा है जिसको हम खिराज तहसीन पेश करना चाहेंगे। आज आपकी मुलाकात कराएंगे सिला की वालदा से। सिला जब पैदा हुई तो उनको डाउन सिंड्रोम की कंडीशन थी और ये किसी भी माँ के लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है बिकॉज़ अपने बच्चे को कोई भी तकलीफ़ में नहीं देख सकता और आने वाले दिनों से खौफज़दा होता है, एक ज़माने की रविश से खौफज़दा होता है कि क्या मेरा बच्चा इस ज़माने के चैलेंजेस को फ़ेस कर पाएगा या नहीं। लेकिन जिस तरह कि हमने पहले भी कहा कि अल्लाह ताला माओ में एक ख़ास हिम्मत, एक ख़ास स्ट्रेंथ देता है, तो वो किसी भी मुश्किल के सामने एक ढाल बन जाती हैं, एक दीवार बन जाती हैं अपने बच्चों के लिए। तो बच्चा चाहे किसी भी मुश्किल से गुजर रहा हो, कोई भी उसके सामने चैलेंज हो, अगर माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया है तो उसकी माँ की हिम्मत और उसकी दुआएं उसको पार ले जाती हैं। आज आपकी जब मुलाकात सिला की वालदा से कराते हैं तो इनके नाम का लफ्ज़ी मतलब ही खालिस बनता है और ये जो खालिस ममता का जज्बा है हम ज़रूर उसके बारे में बात भी करना चाहेंगे। इनकी कहानी आपके सामने रखेंगे कि किस तरह इतनी हिम्मत पैदा की कि अपनी बच्ची को शी हैज़ वन एम ओनली, तमाम बाकी चीज़ें, बाकी ऑब्जेक्टिव्स को भूल कर कि जो लोग कहते हैं कि शायद डाउन सिंड्रोम में, एक आपको मैं बताऊं कि कहा जाता है कि इन बच्चों का जो एवरेज IQ होगा इवन एज एन एडल्ट वो 50 के लगभग होगा, यानी ये उतना ही IQ है जो कि एक 8 या 9 साल के बच्चे के जहन में होता है। तो उनके लिए ज़िंदगी के मुख्तलिफ माइलस्टोन से गुजरना, काम करना कितना मुश्किल है ये आपके सामने है। लेकिन सिला की वालदा यानी तखलीस का सिर्फ एक ही एम है कि हर चाइल्ड इज़ गोइंग टू बी द स्मार्टेस्ट किड विद द डाउन सिंड्रोम और इसके लिए वो क्या कुछ करती हैं ये हम जानेंगे, लेकिन पहले इन्हीं के हवाले से एक रिपोर्ट। लेट्स टेक अ लुक। जी जनाब, आप मिले हमारी नन्ही मुन्नी परी सिला से जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे स्टूडियो में भी घूम रही थी, फिर उनको थोड़ा सा गुस्सा आ गया तो अभी वो बाहर गई हैं, लेकिन हम उनको वापस भी लेके आएंगे। लेकिन अब मुलाकात करते हैं तलखीस आदिल से। अस्सलाम वालेकुम तलखीस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो एंड व्हाट अ रिमार्केबल जर्नी। यानी ये वो कहानी है जो आज हम ख़ास तौर पर सबके सामने इसलिए रखना चाहते थे क्योंकि आज कोई डाउन सिंड्रोम का दिन नहीं है, ये एक माँ की कहानी है और ख़ुसूसन उन लोगों के लिए है जो हो सकता है किसी ना किसी कंडीशन से गुजर रहे हों और उनके बच्चों की तकलीफ़ उनकी हिम्मत को तोड़ती हो। तो हम चाहते हैं तलखीस से मुलाकात करें और उनसे जानें कि ये जो पिलर ऑफ स्ट्रेंथ वो हैं ये इसके पीछे क्या राज है। तलखीस, शुरुआत से शुरू करते हैं। सो यू फाउंड आउट व्हेन सिला वाज डिलीवर्ड कि इनको डाउन सिंड्रोम है, तो आपका पहला रिएक्शन, पहले क्या जहन में क्या ख्याल आता है उस वक्त, यानी देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन राइट? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मेरी जो बड़ी बेटी है शी इज़ माशाल्लाह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट और बहुत स्मार्ट है। टिपिकल बच्चों से उसने सारे ही अपने माइलस्टोन्स पहले अचीव कर लिए हैं। तो सबके पूरे मेरे इन लॉज में भी, मेरे मैके में भी सब उसको कहते थे बड़ी इतनी शार्प बच्ची है माशाल्लाह, दोनों माँ बाप इतने शार्प हैं तो बच्ची इतनी शार्प है। तो मेरे दिमाग में यही था कि जो भी अगला बच्चा होगा डेफिनेटली वो भी इतना ही शार्प, इतना इंटेलिजेंट और ऐसे। पर डिलीवरी के बाद जो है वो एक साइलेंस सी हो गई ना, और कुछ विस्पर्स चल रही हैं उनके दरमियान, नर्सेस के दरमियान, स्टाफ के दरमियान।
तो मेरी जो गायनोकोलॉजिस्ट है उसने भी डिलीवरी के बाद थोड़े से उसकी भी फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हुए। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे प्लीज़ बता दें कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, मुझे टेंशन हो रही है, सब ठीक है? तो कहने लगी नहीं सब ठीक है, डोंट वरी। बट स्टिल आई हैड अ फीलिंग कि नहीं, कुछ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। बहरहाल मैंने जब उसकी पीडियाट्रिशियन आई उसको विज़िट करने के लिए, मैंने आस्क हर कि क्या बात क्या है, आप लोग मुझे कुछ घबराए से लग रहे हैं। तो कहने लगी नहीं, मैंने कहा आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, और वो तो मैंने मतलब उसको ऐसे ही कह दिया आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ। स्ट्रेंथ की डेफिनेशन तो बाद में पता चली है कि क्या है क्या। तो उसने आके मुझे कहा कि योर डॉटर मे हैव डाउन सिंड्रोम। अच्छा, उससे एक आध दफ़ा ये लफ्ज़ सुना हुआ था, एक आध कोई बच्चा देखा हुआ था। मैंने कहा मतलब? तो कहने लगी कुछ नहीं, आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा, आप अभी घबराए नहीं, आप ऑब्जर्वेशन में, अभी आपकी डिलीवरी हुई है तो अभी आप रिलैक्स करें। और पर मेरे दिमाग में मुख्तलिफ चीज़ें चलना शुरू हो गई। इन्होंने ला के उसको मेरे पास दिया एंड आई डिड नॉट फाइंड हर एनी डिफरेंट। मैंने कही तो वैसी है जिससे मेरी बड़ी बेटी थी, थोड़े से मुझे फेशियल फीचर्स लगे, पर मैं फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं भी कुछ जो है ना वो एशियन लुक है, छोटी आँखें, तो मुझे लगा मेरे जैसी ही दिख रही है। एनीवेज फिर हम लोगों को, अच्छा मैंने उनको कहा मुझे रूम में शिफ्ट कर दें, मुझे अपने हस्बैंड के पास जाना है, आई नीड सम सपोर्ट राइट नाउ। तो यानी उसको आप एक तरह से कह सकते हैं डिनाइल फेज था, जब एक पॉसिबिलिटी भी थी तो हाँ, मतलब मैंने कहा वो डिनाइल फेज एक्चुअली शुरू हुआ तब जब मैंने अपनी सास को आके रूम में बताया, तो उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर्स तो ऐसे ही कहते हैं, मेरी बच्ची भी जब पैदा हुई थी, छोटी वाली मेरी नंद जो, तो वो भी ऐसी थी और फिर सब ठीक हो जाता है, फजूल बातें हैं, डोंट ट्रस्ट देम, डॉक्टर्स तो ऐसे कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है तुम्हारी बच्ची, कुछ नहीं। और फिर मैं वापस उसी में चली गई कि डाउन सिंड्रोम कुछ नहीं होता और शी इज़ फाइन, शी इज़ परफेक्टली फाइन। फिर 6-7 बजे तक इसकी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब होना शुरू हो गई, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होने लगी। फिर पीडियाट्रिशियन को बुलाया गया और फिर उसने सारा प्रॉपरली, जो सीनियर डॉक्टर थी उसने इसको असेस किया, एवेलुएट किया, एंड देन शी टोल्ड अस फाइनली कि नहीं इसको डाउन सिंड्रोम है एंड दैट इज़ कन्फर्म। लेकिन इसके साथ साथ जो तलखीस आप बता रही थी कि और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हुई हैं ना इमीडिएटली एज अ बेबी। अभी तो आप एक माँ की कैफियत सोचें कि अभी यही चीज़ ऑब्जॉर्व कर रहे हैं कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ डाउन सिंड्रोम, लेकिन देन सिला वाज आल्सो स्ट्रगलिंग फॉर हर लाइफ। बिल्कुल। उसके बाद यही कि उसको ले गए NICU में और मैंने कहा कि मतलब अभी क्या है, क्या डाउन सिंड्रोम तो आपने मुझे बता दिया, अभी इस वक्त क्या सिचुएशन है। तो उन्होंने फिर कुछ टेस्ट वगैरह उसके हुए और फिर इन्होंने डायग्नोज किया कि इसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, इसके लंग्स में थोड़ा पानी है और उसको एक्सटर्नल सपोर्ट पे रखा, ऑक्सीजन बाहर से सप्लाई कर रहे थे, ये अपने ओन पे ब्रीथ नहीं कर पा रही है, वो भी चलता रहा और उनकी ये थी कि एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे तो शील रिकवर सून, पर उसकी कंडीशन बेहतर नहीं हो रही थी। फिर हम इसको मेन AKUH में लेके गए, वहाँ पर जाके इसका डिटेल डायग्नोसिस हुआ। एक इकोग्राम मेरा पहले भी हुआ था, इकोकार्डियोग्राम, लेकिन वो बच्चे के होने से पहले फीटल एको, उसमें भी आप देखें कि फॉर्चुनेटली नहीं पता चल सका कि इसको कोई कार्डियक इश्यूज़ हैं, वरना फीटल एको में यूजुअली पता चल जाता है। सही। फिर जब इसको वापस वहाँ लेके गए तो दे फाउंड आउट कि इसको जो है इसके हार्ट में 3 होल्स हैं, दिल में 3 सुराख। बिल्कुल। और दैट वाज द मोमेंट जब मैं और मेरे हस्बैंड वर लाइक ये क्या है, मतलब सब कुछ ठीक है, अब नथिंग इन लाइफ प्रिपेयर्स यू फॉर दैट। जैसे लोग अक्सर बात करते हैं कि एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा चेंज है और बहुत खूबसूरती के साथ, एस्पिरेशंस के साथ आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा एक चैलेंज, यानी बीइंग अ मदर, आपने उस वक्त कैसा फील किया? व्हाट वर यू थिंकिंग? मैं उससे पहले तक मेरे हस्बैंड बड़े स्ट्रॉन्ग थे, बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी, आई एम विद यू, आई एम बाय योर साइड। पर जिस वक्त वो पॉइंट ऐसा था कि उस वक्त मुझे लगा कि ये भी जो है टूट चुके हैं, तब मुझे और ज़्यादा खौफ आया कि यार जो मेरा पिलर है जिसके ऊपर मैं रिलाई कर रही हूँ, वो बंदा भी जो है इस वक्त परेशान हो चुका है। पर फिर हमने खुद कहा कि अभी इस वक्त परेशान होंगे तो चीज़ें ठीक कैसे करेंगे। फिर माशाल्लाह मेरे इन-लॉज का सपोर्ट मेरे साथ था, मेरे सिला के दादा दादी थे, उसकी फूफियाँ थीं, हम सब ने मिल के फिर उसको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहाँ पर ये था कि प्रॉब्ली वेंटिलेटर पे शिफ्ट हो जाएगी, ये भी हो सकता है कि शी मे नॉट सर्वाइव। तो वो पॉइंट ऐसा था कि उस पॉइंट से पहले आई वाज थिंकिंग अबाउट डिफरेंट अदर थिंग्स, आई वाज थिंकिंग अबाउट सोसाइटी, विल शी एवर बी एबल टू हेयर, विल शी एवर बी एबल टू स्पीक, इंटेलेक्चुअली कैसी होगी, मेरी बड़ी बेटी तो इतनी शार्प है, मैं 2 एक्सट्रीम्स के बीच में कैसे मैनेज करूँगी। पर द मोमेंट दे टोल्ड मी कि नहीं, ये भी हो सकता है कि वेंटिलेटर पे जाए और फिर ये वापस आपकी गोद में ना आए,
दैट वाज द मोमेंट के आई डिसाइडेड कि नहीं अलमिया, जो भी है, इसको जो भी कंडीशन है, ये जैसी भी है, आई वांट हर अलाइव। आई स्टार्टेड बेगिंग, सजदों में चली गई, नमाजें पढ़ी कि नहीं बस मुझे ये चाहिए, मुझे उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, आई विल डू दैट। आई थिंक दैट इज़ द मोमेंट, यानी इट इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट शो कि आप दोबारा जब रिकॉल भी करते हैं ना उस मोमेंट को, तो आपकी रूह कांप जाती है, लेकिन अल्लाह ताला की आप इसमें मौजज़ा देखिए कि आपको क्लैरिटी देता है। इंसान जब घबराता है ना तो ये सोच रहा था कि भाई ये बच्ची बड़ी होगी तो ये बोलेगी कैसे, लोग क्या कहेंगे, लेकिन इन दैट मोमेंट अल्लाह मियाँ ब्रिंग्स यू दैट क्लैरिटी कि ये मेरी रहमत है, तो मेरी चाहिए या नहीं। आई थिंक ऑन दैट नोट वील टेक अ ब्रेक, बट कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन यहाँ हम बात कर रहे हैं तलखीस से। अब हमारे साथ सिला भी है, सिला ने मुझे इतने सारे बिस्किट्स दिए हैं, उसको अंदाज़ा हो गया था कि मुझे भूख लग रही है। शी इज़ सच अ परसेप्टिव चाइल्ड, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, हम गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं तलखीस। तो नाउ अल्हम्दुलिल्लाह यू पास दैट स्टेज, जो कि बहुत मुश्किल स्टेज है किसी भी मदर के लिए, कि 10 डेज़ सिला राइट आफ्टर हर बर्थ उनको फिर रखा गया इंतहाई निगहदाश्त में, बिकॉज उनके दिल में 3 सुराख थे, और उन सारे माइलस्टोन्स को पास करते हुए आज आप माशाल्लाह देख सकते हैं दिस हैप्पी वेरी एक्टिव बेबी। लेकिन सेकंड बेबी आपका, तो घर पे लोगों का क्या सपोर्ट तो ऑफ कोर्स आपके साथ है, पहले शुरू में क्या रिएक्शन था जो आपने अपने आप को खुद जब डिनाइल फेस से निकाला? मैंने आपको जैसे बताया कि उस डिनाइल, मेरी एक एक्स कोलीग शहनाज अहमद है, वो मुझे यही कहा करती थी कि तलखीस सबसे पहले खुद ओनरशिप लो, इस डिनाइल फेस से बाहर आओ, तब तुम जो हो इस सिला पे भी काम कर सकती हो, अपनी फैमिली पे भी काम कर सकती हो, और सब चीज़ें तुम्हें फिर पॉजिटिव दिखेंगी। एक दफ़ा खुले दिल के साथ अपने माइंड में चिप लगा लो ना कि हाँ इसको एक कंडीशन है जो कि एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, और इस कंडीशन के साथ तुमने चीज़ें बेहतर करनी है जितनी तुम कर सकती हो, जितनी तुम्हारा पोटेंशियल और जितनी अल्लाह ताला ने तुम्हें इस्तिताअत दे रखी है। अच्छा, यहाँ हम अपने व्यूअर्स को ये भी बताते चलें कि आज सिला को यहाँ लाने का एक मकसद ये भी है, जो हमसे तलखीस ने भी शेयर किया, कि हर 800 बर्ड्स में, यानी हर 800 बच्चे जो पाकिस्तान में पैदा होते हैं उनमें से एक को डाउन सिंड्रोम है। लेकिन इनके कहने के बाद भी, और वाकई अपने अगर हम इर्द गिर्द देखें, क्या वजह है कि हमें अपने वर्क फोर्स में जो कॉन्टैक्ट पर्सनस होते हैं, या फिर स्कूल्स में, या वो बच्चे जो अचीवर्स होते हैं, उनमें हमें डाउन सिंड्रोम की वाली कंडीशन वाले बच्चे नज़र नहीं आ रहे। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि शायद हमने इनको छुपा दिया है। ये देखें, थैंक यू सिला, आई शुड ईट मोर, थैंक यू। हमने इन बच्चों को इंटीग्रेट करना है, दे हैव एज मच राइट टू हैप्पीनेस, टू लर्निंग एज एनी अदर चाइल्ड। तो आपने मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि जो वालिदैन इस वक्त देख रहे हैं, अगर उनके बच्चे डाउन सिंड्रोम से, उनके अंदर भी ये कंडीशन हो, एक्सेप्टेंस जैसे आपने की, लेकिन फिर इसके अलावा 1.5 महीने की उम्र से ही आपने इनकी थेरेपी शुरू कर दी? जी बिल्कुल, मैंने 1.5 महीने भी किया। आई वॉज इन माई रूम, और वहीं बैठे बैठे मैंने डाउन सिंड्रोम को गूगल किया था, और जो पहली चीज़ मेरे सामने आई थी दैट वाज KDSP, कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम। और मैंने कहा इस वक्त मैं और तो कुछ नहीं कर सकती, तो इट्स ओके आई कैन डू राइट नाउ। मैं इनको ईमेल करती हूँ, और पता मैंने उनको उनकी वेबसाइट को सारा रीड किया, और मैंने उनको उस वक्त ईमेल किया कि मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पर आपको इस तरह से ईमेल कर रही हूँ, पर मैं आपको ईमेल कर रही हूँ और ये सिचुएशन है। और बड़ा जो उनका रिप्लाई, जो ऑटोमेटेड रिप्लाई था शायद, वो बड़ा ही वही इतना इनकरेजिंग सा था। खैर बहरहाल उनको मैंने ईमेल कर दिया, इसको रजिस्टर करा दिया। उसके बाद हम इसको जब ये हॉस्पिटल से इसको हम लेकर आए, उस वक्त भी हॉस्पिटल में भी जब ये थी तो सिचुएशन ये थी कि हमें कुछ पता नहीं था कि सिला को हमारा सेट पसंद आ गया है। सिला आ जाओ। हेलो 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 हेलो। अच्छा, बिस्किट से खेलते हैं जी। मामा क्या बता रही हैं आपके बारे में? अच्छा, सिला का फेवरेट टॉय कौन सा है भाई, ये बताएं। सिला डिफरेंट टॉयज से खेलती है, पर इसकी स्पीच थेरेपिस्ट ने जैसे हमें गाइडलाइन दी हुई है कि इसको यूजुअली फंक्शनल टॉयज के साथ जो है वो आप खिलाएं। तो इसका एक ऑब्जेक्ट बॉक्स टाइप का है। सिला विल फॉल डाउन। नो। अच्छा जी, हम इनको इनके बाबा के पास दे देते हैं और फिर उसके बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। ये ले, बाबा के लिए भी बिस्किट्स ले आओ।
जी आपने देखा शी इज माशाल्लाह वेरी एक्टिव और अब तो आवाज़ भी आ रही है सबको। हाँ, हम जब ये पैदा हुई थी तो उस वक्त हम यही सुनते थे, पता नहीं ये बच्चे तो लेटे रहते हैं, ज़्यादातर टाइम सोते रहते हैं। तो ये सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी मिथ्स हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में, जो वक्त के साथ साथ मुझे पता चलती रही कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो रिटन, अच्छा ये भी एक और अटेंशन से और थेरेपी से कितना फ़र्क पड़ता है। आपको बताते चलें कि जो माइलस्टोन जैसे लोग कहते थे कि जी नेक होल्ड करना, सिला वाज एबल टू डू दैट इन जस्ट 4 months। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप उसको अटेंशन दें, वो थेरेपी शुरू हो जाए, वो सपोर्ट सिस्टम हो। अगर ये कोई भी ऐसा शख्स ये प्रोग्राम देख रहा है जहाँ आपके इर्द गिर्द आपको कोई ऐसा एडल्ट या बच्चा जो डाउन सिंड्रोम वाली कंडीशन में है आपके पास, आपके इर्द गिर्द है, सो मेक श्योर दैट दे आर गोइंग फॉर देयर थेरेपी, राइट? बिल्कुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, क्योंकि हमें ये लगता है कि 6 माह की होगी, थोड़ा बैठने तो लगे, हाँ। थोड़ा नेक होल्ड कर ले फिर थेरेपी स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। थेरेपिस्ट नेक होल्डिंग से लेकर करवट लेना, उठ के बैठना, प्रॉपर इंडिपेंडेंट सिटिंग, इंडिपेंडेंट वॉकिंग, वॉक विद सपोर्ट, ये सब कुछ सिखाते हैं। तो एज अर्ली एज पॉसिबल, मतलब वो तो कहते हैं अगर बच्चे की कंडीशन, इसका तो मसला पल्मोनरी हाइपरटेंशन और कार्डियक इश्यूज थे, वो जैसे रिजॉल्व हुए, हमें ग्रीन सिग्नल दिया इसके कार्डियोलॉजिस्ट ने, अल्हम्दुलिल्लाह इसके कार्डियक इश्यूज भी अपने ओन पे ही ठीक हो गए। दैट वाज अ मिरेकल टू, क्योंकि कहा यह गया था कि 6 months पे इसका रिपीट करवाएंगे एको, और अगर उसमें चीज़ें ठीक बेहतर नहीं हुई तो फिर इसका सर्जरी होगी। तलखीस मैं थोड़ा ना अब अटेंशन मेनली आपके पास ले जाना चाहती हूँ। आई वांट टू नो कि देखें, हम ये बात जानते हैं कि एक माँ एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ होती है, लेकिन आप में ये स्ट्रेंथ कहाँ से आई? क्योंकि कई दफ़ा ना हम मुझे ऐसा लगता है कि हमने माँओं को भी एक बॉक्स में डाल दिया जहाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी ये कुर्बानी के जज्बे से भी सरशार होंगी, इनमें मिठास भी होगी, ममता भी होगी। मगर माँ भी तो एक इंसान है, उसको भी तो गुस्सा आता होगा, झंझलाहट होती होगी, तकलीफ़ होती होगी, यानी आप कितने सारे इमोशन से इसमें एक तरह से लड़ रहे होते हैं, निबरदास माँ होते हैं। क्या फील कर रही थी और आपने अपने आप को कैसे संभाला? इफ़ यू कुड ब्रेक इट डाउन फॉर पीपल हु आर गोइंग थ्रू स्पेशली सिचुएशन से गुजर। मदर्स आती हैं अभी भी, जितना मुझे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम करने के बाद पता चला, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि गिव योर सेल्फ सम टाइम। मतलब जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कि नहीं इसको एक्सेप्ट नहीं, अपने आप को वक्त दें। आपको रोना आता है, आप रोएं। आपको घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है, शेयर करें, एक्सप्रेस करें। बस एक दफ़ा उस डिनाइल फेज से बाहर आ जाएं कि भाई ये मेरा बच्चा है, इसके साथ ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन है और मैंने इस कंडीशन के साथ ही इसको लेकर चलना है, बट आई कैन मेक थिंग्स बेटर फॉर हर और हिम। डिफरेंट थेरेपीज़ के थ्रू, KDSP की हेल्प के थ्रू, आगा खान की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम काम कर रही है KDSP के लिए। मेरा जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट थी, टू बी ऑनेस्ट, वो मेरे हस्बैंड थे। शौहर यूजुअली इतने सपोर्टिव नहीं होते मेरे इर्द गिर्द। मैं अपनी मैके में भी देखती हूँ और इन लॉज में भी देखती हूँ। मुझे नहीं समझ में आता कि वो इतनी पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से लेकर आते हैं। आई हैव नो क्लू। मैं कभी कभी इस बात पर झुंझला जाती हूँ कि आप इतने कूल माइंडेड, इतने काम डाउन हर वक्त कैसे रहते हैं। मतलब घबराहट मुझे होती है, मैं आती हूँ सारा अपना जो फ्रस्ट्रेशन है उन पर निकाल देती हूँ। आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, आज इसने इतना तंग किया, आज वो किया। और फिर वो कहते हैं कि नहीं ऐसे हो जाएगा, सुकून से सुनेंगे, फिर धीरे धीरे मुझे चीज़ें बताएंगे कैसे चैनलाइज करनी है। दोनों बच्चों को बैलेंस करना भी मुश्किल होता है। एक फर्स्ट बॉर्न है जिसकी अपनी नीड्स हैं, फिर जाहिर सी बात है सिला है जिसकी थेरेपी भी है, एडिशनल नीड्स हैं। इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ऑफकोर्स आपकी कॉल्स भी लेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके सामने है। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अब बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है। तलखीस इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। आज हमारे साथ मौजूद है मेरी माँ मेरी जन्नत। हमारा स्पेशल जो डिस्कशन है रिगार्डिंग मदर्स और उनकी जो स्ट्रगल्स रहती हैं, ख़ास तौर पे अगर उनके बच्चों की स्पेशल नीड्स हों। जिस तरह के हम अभी तक बात कर रहे थे, सिला हर चाइल्ड, हर सेकेंड चाइल्ड हैज़ डाउन सिंड्रोम, लेकिन इस बात को उन्होंने एक को जो डिनाइल वाले फेज से निकल के एक्सेप्ट करके फिर अपनी पूरी स्ट्रेंथ, पूरे कंपैशन के साथ उसके लिए काम करना कि माई चाइल्ड
child is my number one priority. और सिर्फ यही नहीं कि ये सिला को साथ लेके चल रही हैं, but she also has her own support group for parents जिनके बच्चों को डाउन सिंड्रोम है, कि उनकी गाइडेंस हो सके, उनकी हैंड होल्डिंग हो सके, उनको वो सपोर्ट सिस्टम मिल सके जो शायद सारे पेरेंट्स के पास नहीं होता। एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में हर 800 में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम की कंडीशन में मुब्तला है, और एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन होती है जिसको आप बेहतर मैनेज कर सकते हैं थ्रू थेरेपी एंड थ्रू सपोर्ट। अच्छा जी, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताएं। जैसे अभी आप मिथ्स का जिक्र कर रही थी तलखीस, और हम थोड़ी देर पहले ये भी बात कर रहे थे कि सिला बीइंग योर सेकंड चाइल्ड, एक जहन में ये भी आता होगा कि बड़ा बच्चा और छोटे बच्चे, उसमें टाइम में कैसे डिवाइड करूँ बिकॉज शी हैज़ एडिशनल नीड्स, ये आप कैसे मैनेज कर पाते हो? इसमें मैं क्रेडिट फिर अपने हस्बैंड को दूंगी। वो उन्होंने हमने इस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड की हुई हैं। यूजुअली देखिए, मेरा मैसेज बेसिकली बहुत सारे ससुराल वालों के लिए है और बहुत सारे हस्बैंड्स के लिए, कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो उनकी भी 9 to 9 की जॉब है, 7 साढ़े 7 8 बजे घर आते हैं, पर उसके बाद ही रियलाइजेस कि मुझे इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है, उनकी बच्ची को उनकी एक्स्ट्रा हेल्प रिक्वायर्ड है, तो वो वापस आकर 2 थेरेपीज़ वो करवाते हैं, एक मैं, हमने डिवाइड कर रखी है। कैसे ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट मैसेज। हम अक्सर समझते हैं कि हमने ना, मैं जो भी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि एक मदर्स के गिर्द हमने एक हेलो बना दिया है कि जी ये गैर इंसानी हद तक इनके अंदर जज्बा भी होता है, बर्दाश्त भी होती है, यकीनन होता है, लेकिन उस माँ को भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर आप ऐसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हों तो शी नीड समबडी टू लीन ऑन एंड दैट हैज़ टू बी द पार्टनर। बिल्कुल, इसके अलावा बिल्कुल मेरे पार्टनर के अलावा मेरे इन-लॉज माशाल्लाह, मेरे सास ससुर, यूजुअली यहाँ पर यही है कि सास ससुर जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल देते हैं बहू के ऊपर, और फिर वो बच्चों को बात कही थी पहले तलखीस, व्हेन यू सेड कि सिला इज़ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग इन योर लाइफ, सबसे बड़ी अल्लाह ताला की रहमत है आपके लिए, ये आपको एहसास किस वजह से हुआ? बहुत सारी वजूहात थी। हमें लगता था हम ज़्यादा पीसफुल हो गए हैं सिला के पैदा होने के बाद। मैं बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव सी रहने लगी थी, घबराई हुई, परेशान छोटी छोटी बातों पर जब वो ज़िंदगी में आई तो छोटी छोटी चीज़ों को हमने सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। हमारी ज़िंदगी में एक तरह से मेरे अंदर पॉजिटिव वाइब्स आ गई। मुझे लगा कि अब मुझे लाइफ में कोई मकसद मिल गया है। तो उस मकसद को फिर मैंने और पेरेंट्स के साथ शेयर किया। जब भी मैं किसी नई मदर को गाइड कर रही होती हूँ, आपको अंदाज़ा नहीं है कि मुझे कितनी खुशी मिलती है कि चलो अब उसको मैं कहती हूँ नहीं, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो आगे से कहती है आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। वो जो एक आपका खास रिजर्वॉयर ऑफ स्ट्रेंथ होता है ना, अल्लाह को स्पेशली उन सर्कमस्टांसेस में डालता है। और ये तो हमारा यकीन कामिल है कि आपकी इस्तिताअत से ज़्यादा, आपकी ताकत से ज़्यादा अल्लाह ताला आप पे बोझ नहीं डालता। तो अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस आते हैं तो फिर स्पेशल स्ट्रेंथ और हिम्मत भी आ जाती है। तलखीस, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने का। वंस अगेन पीपल, यू कैन गेट इन टच विद तलखीस। इनका डाउनराइट परफेक्ट इज़ द पेज ऑन फेसबुक। और अगर आप इस सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हैं, आपको कोई सपोर्ट, गाइडेंस या इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन गेट इन टच विद हर। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आखिर में आपको बताते चलूँ, बहुत सारी ट्वीट्स मेरे पास आ रही थी अबाउट माई वार्डरोब टुडे। सो टुडे माई वार्डरोब इज़ बाय अम्मारा खान। आज इनकी ख़ास तौर पर एग्जीबिशन भी शुरू हो रही है। शी इज़ अ अमेजिंग डिज़ाइनर। आई हैव लव्ड मोस्टली ऑल हर डिज़ाइंस। अगर आप चाहें तो ammarakhan.com पे जाके एग्जीबिशन की डिटेल्स ऑफ दिस न्यू कलेक्शन भी देख सकते हैं। व्हाट आई रियली लाइक इज़ कि भाई गर्मी बहुत है, हल्के फुल्के ज़रा ठंडे ठंडे कपड़े पहनने चाहिए। कराची में स्प्रिंग ब्रिंग नहीं आता, हम डायरेक्ट डाइव मारते हैं जी समर्स में। तो ये समर के लिए और जो सो कॉल्ड स्प्रिंग है उसके लिए बेहतरीन कलेक्शन है। टेक अ लुक एट दैट। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। वीकेंड को खूब इंजॉय कीजिए और जिस तरह के तलखीस ने कहा कि छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना सीखिए। आपसे इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।